गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 का चैप्टर नंबर 2 फिशरी बायोलॉजी। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था फिशेस के फूड के बारे में। तो नेचुरल फूड उन्हें किस तरीके से मिलता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल फूड, तो उसमें अलग अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद हमने फीडिंग हैबिट ऑफ फिशेस के बारे में पढ़ा था कि फिशेस की फीडिंग हैबिट कैसी होती है, या फिश हर्बीवरस है, कार्निवरस फिश है, या फिर ओमनीवरस फिश है, या प्लैंकटन फीडर फिश है। तो ये सब हमने उसमें पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फिशेस अकॉर्डिंग टू देयर सिलेक्शन ऑफ फूड। तो अलग अलग टाइप की फिशेस कैसे होती है अकॉर्डिंग टू देयर सिलेक्शन ऑफ फूड। और उसके बाद हमने देखा था कि कौन सी फिशेस सरफेस पे फीड करती है, कौन सी कॉलम में फीड करती है, और कौन सी बॉटम में फीड करती है। तो ये सब हमने यहाँ पे इस चैप्टर में ये टॉपिक हमारा हो चुका है। अभी जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड एंड फीडिंग हैबिट ऑफ स्पॉन, फ्राई एंड फिंगरलिंग ऑफ कल्टिवेबल फिशेस एंड ग्रोथ रेट। तो ये दो जो टॉपिक है हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो फूड एंड फीडिंग हैबिट ऑफ स्पॉन, फ्राई एंड फिंगरलिंग। तो स्पॉन किसे कहते हैं? एकदम जो छोटी मछलियाँ होती है जो बहुत जैसे अभी ही जो पैदा हुई है, और उनके जैसी ही फिश बॉर्न होती है तो उनके साथ एक योक सैक अटैच होता है। ठीक है, तो वो योक सैक पे वो 2 दिन तक फीड करती है। तो जैसे ही वो योक सैक हट जाता है, उसके बाद वाली जो स्टेज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन स्टेज कहते हैं। और स्पॉन होने के बाद कुछ दिनों के बाद वो और थोड़ा बड़ा साइज़ एक्वायर कर लेती है, तो हम उस साइज़ की फ़िश को फ्राई कहते हैं, FRY। एंड फिंगरलिंग हम किसे कहते हैं? ऐसी फिशेज जो कि हमारे फिंगर के साइज़ की हो। ठीक है, तो फिंगर साइज़ की जो फ़िश होती है ऐसे फिशेज को हम कहते हैं फिंगरलिंग। तो हम लोग आज इस चैप्टर में देखेंगे कि ये जो सारे स्टेजेस है, स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग, ये इनकी फूड एंड फीडिंग हैबिट इनका कैसे होता है। और लास्टली हम लोग देखेंगे ग्रोथ रेट क्या होता है और किस तरीके का उसका कर्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फूड एंड फीडिंग हैबिट ऑफ स्पॉन, फ्राई एंड फिंगरलिंग ऑफ कल्टिवेबल फिशेस। For successful fish farming, through knowledge of food and feeding habit of fishes is necessary। तो अगर हमें फ़िश फार्मिंग करना है, अच्छे से सक्सेसफुल फ़िश फार्मिंग करना है, तो हमें जो फ़िश हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, जिनका कल्चर हम लोग कर रहे हैं, उन फिशेस की फीडिंग हैबिट कैसी है, वो क्या फूड खाना पसंद करती है, ये हमें पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन मिक्स्ड फिश फार्मिंग इट इज़ नीडेड टू डिटरमाइन एंड कैलकुलेट स्टॉकिंग रेट ऑफ फिश। जब हम लोग मिक्स फ़िश फार्मिंग करते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा या फिर 2-3 प्रकार की जो फिशेस होती है उनका जब हम लोग कल्चर एक साथ एक पॉन्ड में करते हैं, तब ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी फीडिंग हैबिट्स हम जान लें, ताकि हम लोग उससे क्या कैलकुलेट कर सकें, उसका स्टॉकिंग रेट ऑफ फिश। स्टॉकिंग रेट किसे कहते हैं? कि एक पॉन्ड है, वहाँ पे हमको कल्चर करना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें फ़िश सीड्स जो होती है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फ़िश सीड हमें कितनी उस वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, मीन्स स्टॉक कितना डालना है। ठीक है, तो कितनी मछलियाँ हम लोग डाल सकते हैं? 1000 डाल सकते हैं या 3000 डाल सकते हैं। तो वो वहाँ पे फूड कितना अवेलेबल है उस पॉन्ड पे, उस वाटर बॉडी में नेचुरल फूड कितना अवेलेबल है, तो इस हिसाब से हम लोग फ़िश को स्टॉक करते हैं पॉन्ड में। It is also essential to know about the food preference and food acceptability by the stocking fishes। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये पता कर लें कि हम जो फ़िश कल्टीवेट कर रहे हैं उनकी फूड प्रेफरेंस उनका कैसा है और फूड एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है जो हम फ़िश स्टॉक कर रहे हैं। तो फूड प्रेफरेंस के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको फूड दे सकते हैं। तो किस तरीके का जो फूड है वो एक्सेप्ट करती है फिशेस। ठीक है, ये हर्बीवरस है या कार्निवरस है या फिर ओमनीवरस है, तो इस तरीके से हम लोग ये सब पता करके फ़िश कल्चर कर सकते हैं। फूड एंड फीडिंग हैबिट्स आर डिफर एंड इट इज़ डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सीजन,
साइज एंड एज ऑफ फिश। फूड और फीडिंग हैबिट जो होती है वो हर एक फ़िश की अलग अलग होती है। किसके ऊपर डिपेंड होती है फ़िश की? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब उस वाटर बॉडी में फूड किस तरीके से अवेलेबल है। सीज़न, कौन से सीज़न में फ़िश क्या खाना पसंद करती है। उसके बाद साइज़, अगर बड़ी साइज़ की फ़िश है तो वो थोड़ा ज़्यादा फूड लेंगी और जो छोटी साइज़ की फ़िशेस है वो कम फूड में भी उसका हो जाएगा। और एज ऑफ फिश, एज भी मैटर करता है कि वो फूड किस तरीके से लेती है। मेजर कार्ब्स आर मोस्टली हर्बीवरस, जो मेजर कार्ब्स होती है रोहू, कतला, ये ज़्यादा से ज़्यादा हर्बीवरस होती है। दे हैव टूथलेस जॉ एंड कैन नॉट बीट द फूड लाइक द कार्निवरस एंड प्रीडेटरी फिशेस। तो ये जो फिशेस होती है जो हर्बीवरस होती है उनको जो जॉ होता है वो टूथलेस होता है और वो कोई फूड को अच्छे से बाइट नहीं कर पाती है। ठीक है, लाइक द कार्निवरस एंड प्रीडेटरी फिश। तो कार्निवरस और प्रीडेटरी फिश में क्या होती है, जॉज में टूथ प्रेजेंट होते हैं। Swallowed food is crushed with the help of pharyngeal teeth at the throat before passed down at the stomach। तो जो swallowed food होता है, जो फूड वो swallow करती है, ठीक है, वो क्रश होता है कहाँ पे? फेरेंजियल टीथ से क्रश होता है, जो कि उनके थ्रोट में प्रेजेंट होता है। और जो फूड होता है उनका गट में जाने से पहले वहाँ पे क्या हो जाता है, अच्छी तरीके से क्रश हो जाता है। फूड ऑफ द फ्राई, फिंगरलिंग, ईयरलिंग एंड अडल्ट फिश इज डिफर फ्रॉम ईच स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिश। तो फ्राई, फिंगरलिंग, ईयरलिंग मीन्स जो 1 साल की फ़िश है वो, और अडल्ट फ़िश जो अच्छी तरीके से ग्रो हो गई है, ऐसी फ़िश है। इनके हर एक अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में इनका फूड क्या है, चेंज होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट है फूड ऑफ कार्प, स्पॉन एंड फ्राई। तो देखेंगे हम लोग फूड ऑफ कार्प, स्पॉन एंड फ्राई। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया गया है कि हैचलिंग किसे कहते हैं? द लार्वा इमर्जिंग फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग आफ्टर हैचिंग इज कॉल्ड हैचलिंग। हैचलिंग हम किसको बोलेंगे? जो अभी अभी एग से बाहर निकले हैं, ऐसे जो यंग वंस है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? हैचलिंग्स कहेंगे। स्पॉन्स, as soon as the yolk sac of the hatchling is absorbed it is known as spawn। ठीक है, जैसे ही एग से बाहर आता है तो क्या कहेंगे फिश को? हैचलिंग। और जब 2 दिन तक उनका योक सैक उनसे अटैच होता है और जब तक वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक उसे हम हैचलिंग कहेंगे। और एब्जॉर्ब होने के बाद हम क्या कहेंगे उस स्टेज को? स्पॉन। उसके बाद फ्राई, एज सुन एज द स्पॉन अज्यूम द शेप ऑफ फिश, मीन्स जब तक वो स्पॉन होता है तो उसका फिश के जैसा उसको शेप आता नहीं है, ठीक है, तो तब तक वो स्पॉन रहेगा। और जब वो फ़िश की एक साइज़ एक्वायर कर लेगा, ठीक है, तब उस फिश को हम लोग क्या कहेंगे? फ्राई कहेंगे। एंड ग्रो टू अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर इट इज़ नोन एज फ्राई। तो ये 1 to 2 सेंटीमीटर तक ग्रो कर लेगा, तब इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे? फ्राई। उसके बाद है फिंगरलिंग, refers to a fish that has reached the stage where the fins can be extended and where scales have started developing throughout the body. In this stage, the fish is typically about the size of a fingerling। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि फिंगर के शेप की जो फिंगर के साइज़ की जो फिश है उसको फिंगरलिंग कहते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है, फिशेस को स्केल्स आने शुरू हो जाते हैं, स्केल्स डेवलप होती है, फिन्स भी अच्छी तरीके से एक्सटेंड होते हैं। तो इस शेप की, इस साइज़ की फ़िश को क्या कहते हैं? फिंगरलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, फूड ऑफ कार्प, स्पॉन एंड फ्राई। Food of carp, spawn and fry. Newly hatched spawn of about 5 mm in length feed on yolk sac. They survive for at least 2 days on the food present in the yolk sac। तो spawn के बारे में अभी देखो, न्यूली हैच spawn जो होता है उसका साइज़ कितना होता है? 5 mm।
बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज़ होता है और वो योग सैक पे फीड करते हैं। दे सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 2 days ऑन दी फूड प्रेजेंट इन दी योग सैक। और जो ये स्पॉन होते हैं, न्यूली हैज स्पॉन, वो कम से कम 2 दिन तक अपने उस योग सैक पे सर्वाइव कर पाते हैं। कार्प फ्राई फीड मोस्टली ऑन क्लेडोसिरन्स एंड एनिमैक्यूल्स। तो कार्प फ्राई जो होती है, ठीक है, कार्प के जो फ्राई होती है, स्पॉन के बारे में हमने अभी पढ़ लिया। उसके बाद जो फ्राइज होती है वो सबसे ज़्यादा किस पे फीड करती है? क्लेडोसिरन्स एंड एनिमैक्यूल्स। तो ये जो क्लेडोसिरन्स है, जिनको हम बोलते हैं वाटर फ्लीज, और एनिमैक्यूल्स मीन्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, तो इन पर फीड करते हैं। क्लेडोसिरन्स एंड रोटीफर बिकम द मेजर फूड फॉर कार्प फ्राई। तो रोटीफर भी जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन पे ये फिश फीड करती है। मोस्टली दे प्रीफर क्लेडोसिरन्स एट दिस स्टेज। तो जब फ्राई की स्टेज में आती है फ़िश, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लेडोसिरन्स पे फीड करती है। दे फीड वोरेशियसली। तो ये बहुत ज़्यादा फीड करती है, वोरेशियसली फीडिंग इनका होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये फीडिंग खाते हैं और कंटिन्यू खाते रहते हैं। अ सिंगल फ्राई कैन फीड ऑन 150 क्लेडोसिरन्स इन अ डे। तो एक सिंगल फ्राई कितने क्लेडोसिरन्स एक दिन में खा जाती है? 150 क्लेडोसिरन्स। दे प्रीफर जू प्लैंक्टन विच इंक्लूड डेफनिया, मोएना, साइक्लोप, डायप्टोमस, ब्रांचियोनस, कैरेटेला, फिलिनिया एंड नॉप्लियस लार्वे। तो ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक जू प्लैंक्टन है। तो ये अलग अलग प्रकार के जू प्लैंक्टन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्राई होती है क्या प्रीफर करती है? जू प्लैंक्टन विच इंक्लूड डेफनिया, मोएना, साइक्लोप्स, डायप्टोमस, ब्रांचियोनस, कैरेटेला, फिलिनिया एंड नॉप्लियस लार्वा। इन स्कैरसिटी ऑफ फूड, कार्प फ्राई ऑल्सो कंज्यूम algae like पेंडोरिना, वॉल्वॉक्स एंड माइक्रोसिस्टिस। तो अगर ये फूड अगर अवेलेबल नहीं है, जू प्लैंक्टन्स अगर अवेलेबल नहीं है, तो जो ये कार्प है, ये जो फ्राई है, ये किस पे फीड करती है? क्या कंज्यूम करती है? algae लाइक पेंडोरिना, वॉल्वॉक्स एंड माइक्रोसिस्टिस। तो ये अलग अलग प्रकार की algae पे ये फीड करते हैं। उसके बाद है फूड फॉर फिंगरलिंग। फूड फॉर फिंगरलिंग्स। फूड ऑफ फिंगरलिंग इज डिफर फ्रॉम फ्राई एज वेल एज फ्रॉम स्पीसीज ऑफ अदर कल्चर फिशेस। तो फिंगरलिंग की जो फीडिंग हैबिट्स है वो फ्राई से डिफरेंट होती है, और जो बाकी अलग स्पीशीज़ है उनसे भी ये डिफरेंट होती है। ईच फिंगरलिंग हैज़ इट्स चॉइस टू कंज्यूम प्रिफरेबल फूड ऑफ इट्स स्पीशीज़। तो हर एक अलग अलग स्पीशीज़ का वो अपने चॉइस का फूड कंज्यूम करते हैं। इन स्पीशीज़ ऑफ कतला कतला देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द फूड ऑफ फ्राई एंड फिंगरलिंग। अगर हम लोग कतला कतला की स्पीशीज़ के बारे में पढ़े, तो कतला कतला की जो फ्राई एंड फिंगरलिंग है उसमें बहुत छोटा डिफरेंस होता है। सेम अबाउट ये दोनों भी फ्राई और फिंगरलिंग जो है वो सेम ही फूड लेना पसंद करती है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिंगरलिंग ऑफ रोहू हैज़ स्टार्टेड टू फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वेजिटेबल डेब्रिस, डेट्रिटस एंड मड। तो जो रोहू फिश होती है, रोहू फिश की जो फिंगरलिंग होती है वो किस पे फीड करना स्टार्ट करती है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वेजिटेबल डेब्रिस मीन्स वेजिटेबल वेस्ट जो होते हैं वो, डिट्रिटस जो भी वेस्ट, कोई भी वेस्ट मटेरियल, डिट्रिटस मीन्स, एंड मड, या और उनके मड भी वो कंज्यूम करती है। फूड ऑफ फिंगरलिंग ऑफ मृगला एंड रोहू इज सेम। तो मृगला और रोहू की जो फिंगरलिंग होती है उनका फूड क्या है? सेम होता है। फिंगरलिंग ऑफ कालबासु फीड्स ऑन वेजिटेबल डेब्रिस, माइक्रोस्कोपिक प्लांट इन एडिशन टू क्लेडोसिरन्स, डिट्रिटस एंड मड। और कालबासु जो फिश है उसकी जो फिंगरलिंग होती है वो किस पे फीड करती है? वेजिटेबल डेब्रीज, माइक्रोस्कोपिक प्लांट और क्लेडोसिरन्स, डिट्रिटस एंड मड, इन पर ये फीड करती है। नेक्स्ट इज फूड फॉर कार्प, ईयरलिंग एंड अडल्ट। तो कार्प जो फिश कार्प होती है
ठीक है, इंडियन मेजर कार्प, उनके ईयरलिंग और जो अडल्ट होते हैं, मीन्स 1 ईयर की फ़िश एंड जो पूरी अडल्ट फ़िश है मैच्योर हुई, ऐसे फ़िश किस पे फीड करते हैं वो हम देखेंगे अभी। देयर इज़ नो चेंज इन द फूड ऑफ फीडिंग हैबिट ऑफ कतला कतला। तो कतला कतला की जो फीडिंग हैबिट है वो चेंज नहीं होती है। फिंगरलिंग के बाद वो ईयरलिंग जब होती है, अडल्ट जब होती है, तब उनका फूड जो होता है वो सेम होता है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। तो पूरा लाइफ साइकिल होने तक वो अपना फूड चेंज नहीं करती है। कतला फीड्स ऑन क्लेडोसिरन्स, कोपेपोड एंड रोटीफर्स। और कतला फीड किस पे करती है लाइफ टाइम, पूरा लाइफ साइकिल होने तक? क्लेडोसिरन्स, कोपेपोड्स एंड रोटीफर। रोहू कंज्यूम्स एट दिस स्टेज कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ सैंड, मड, वेजिटेबल डेब्रीज एंड प्लैंक्टोनिक अलगी। तो रोहू क्या कंज्यूम करती है, किस पे फीड करती है? ईयरलिंग और अडल्ट की स्टेज में क्वांटिटी ऑफ सैंड, मड, वेजिटेबल डेब्रिस एंड प्लैंक्टोनिक अलगी। दे कंज्यूम क्लेडोसिरन्स एंड अदर एनिमैक्यूल्स इन लेस क्वांटिटी। और क्लेडोसिरन्स और अदर एनिमैक्यूल्स जो होते हैं उन पे भी वो फीड करती है, बट लेस क्वांटिटी में करती है। मृगला फीड्स ऑन डेब्रीज एंड डिकेड मटेरियल। मृगला जो फिश होती है वो डेब्रीज और डिकेइंग मटेरियल पे फीड करती है। द पोर्शन ऑफ एनिमल फूड वेरी लेस इन देयर गट कंटेंट। तो उनके गट कंटेंट में एनिमल फूड बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कालबाजू फीड्स ऑन स्नेल्स, वॉर्म्स इन एडिशन टू देयर यूजुअल फूड। और कालबासु जो है, कालबासु की जो ईयरलिंग और अडल्ट होती है वो किस पे फीड करती है? स्नेल, वॉर्म्स और उनका इन एडिशन टू देयर यूजुअल फूड, मीन्स हमेशा जो खाती है उसके अलावा ये स्नेल और वॉर्म भी खाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट की डेफिनेशन देखिए। ग्रोथ मीन्स चेंज इन द साइज, लेंथ एंड वेट ऑफ फिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ पीरियड, जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता है वैसे वैसे जो फिश है उनके साइज़ में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल लेंथ एंड वेट, तो इसे क्या कहते हैं? ग्रोथ रेट। तो किसी फ़िश का ग्रोथ रेट कम होता है, किसी फ़िश का ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर समझो 2 फिशेस है अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग स्पीशीज़ की, तो उसमें क्या होता है, एक फ़िश एक ईयर में मतलब 10 सेंटीमीटर तक बढ़ेगी, तो दूसरी फ़िश 15 सेंटीमीटर तक बढ़ेगी एक ईयर में। तो टाइम पीरियड तो एक ही है, बट उनकी ग्रोथ पीरियड क्या है? अलग अलग है। तो हमको ये यहाँ पे पढ़ना है। फूड एंड एनवायरमेंटल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? फूड एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। फूड वहाँ पे उनको अच्छे से मिल रहा है या नहीं, और फूड मिल रहा है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर सब वहाँ पे अच्छे से है या नहीं, तो इन पर उनकी ग्रोथ डिपेंड होती है। ग्रोथ ऑकर ड्यू टू कन्वर्शन ऑफ फूड मटेरियल इनटू बिल्डिंग मैटर ऑफ द बॉडी। ग्रोथ ऑकर ड्यू टू कन्वर्शन ऑफ फूड मटेरियल इनटू बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो ग्रोथ कैसे होती है? वो जो फूड मटेरियल वो ले रहे हैं उसका किस में चेंज होता है? बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी। बॉडी को बिल्ड करने के लिए क्या ज़रूरी है? फूड की ज़रूरत है। When the dimension of the individual plotted against specific time, a curve appear. This curve is sigmoid in shape. It indicates change in the dimension of the body through the time. तो जब हम लोग डायमेंशंस लेते हैं और उसको प्लॉट करते हैं टाइम के अपोज में, तो हमको एक कर्व मिलता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने वेट ले लिया और यहाँ पे टाइम ले लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट प्लॉट करेंगे, जैसे कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, और यहाँ पे टाइम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, इस तरीके से। और हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे जब 1 ईयर की फ़िश जब होती है तब उसका वेट कितना होता है? 1 kg। उसके बाद 2 ईयर में उसका 1.5 kg,
3 ईयर में 2 kg हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ जो है प्लॉट कर रहे हैं वेट अगेंस्ट टाइम। तो दिस कर्व इज सिग्मॉइड इन शेप। तो इस शेप को क्या कहा गया है, सिग्मॉइड शेप। इट इंडिकेट चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी थ्रू द टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसके वेट में क्या दिख रहा है, हमको चेंज दिख रहा है। तो ये डायमेंशंस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। दिस चेंज इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। तो जैसे जैसे उसका वेट, उसका जो साइज़ है वो बढ़ रहा है और वैसे वैसे टाइम के साथ वो बढ़ रहा है। तो यही चेंज को क्या कहा जाता है, ग्रोथ रेट। इसको क्या कहा जाता है, ग्रोथ रेट। रेट ऑफ ग्रोथ इज डिफर फ्रॉम फिश टू फिश एंड फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। तो ग्रोथ रेट अलग अलग हो सकता है फ्रॉम फिश टू फिश। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक मछली एक साल में 1 किलो का वेट 1 kg वेट गेन कर रही है तो दूसरी मछली भी उतना ही करेगी, ये ज़रूरी नहीं है। और स्पीशीज़ टू स्पीशी ये डिफ़र करता है। इट ऑल्सो वेरी इन द सेम स्पीशीज़ इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेम ही स्पीशीज़ है, जैसे कतला एक फ़िश हमने ले लिए, तो दोनों फिशेस एक ही जगह पे है, बट एक जो फ़िश है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, एक जो फ़िश है वही कतला उसकी ग्रोथ कम हो रही है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, अगर हम लोग एक फ़िश एक पॉन्ड में कल्चर कर रहे हैं, दूसरी फ़िश दूसरे पॉन्ड में कल्चर कर रहे हैं, बट उनकी जो स्पीशीज़ है वो सेम है। तो इस पॉन्ड की जो फ़िश है, पॉन्ड ए, ठीक है, तो पॉन्ड ए में जो फ़िश है उसकी साइज़ जल्दी बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है। और जो बी पॉन्ड में है, पॉन्ड बी में हमने एक फ़िश ली है, उसकी ग्रोथ ज़रा स्लो है। तो क्या होता है, इन्वायरमेंट का इन पे असर होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर अच्छे से नहीं हो तो वो भी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन सीजन, टेम्परेचर एक्सेट्रा। और जो ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड होती है, सीजन एंड टेम्परेचर ऑल्सो। इट इज़ डिफर फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन इन द फिश। और फिश में ऑर्गन टू ऑर्गन भी इनमें डिफरेंस होता है। मेल फिश ऑफ पोइसिलिड्स हैव डिटर्मिनेंट ग्रोथ रेट बिकॉज फिश ग्रो कंटिन्यूसली। जो पोइसिलिड्स जो स्पीशीज़ है जिनमें गप्पीज़ वगैरह आती है, गप्पीज़ आपने देखी होंगी, एक्वेरियम में भी रखते हैं, छोटी साइज़ की फ़िश होती है, उनमें डिटर्मिनेंट ग्रोथ हमको दिखती है क्योंकि वो ग्रोथ उनकी कंटिन्यूस होती रहती है। और स्पेशली मेल फिश में हमें ये दिखता है। ओल्ड फिशेस ग्रो वेरी स्लो, हैंस इन ओल्ड फिशेस ग्रोथ रेट इज़ ऑल्सो स्लो। जब ओल्ड फिश हो जाती है तब उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है ग्रोथ में। हैंस इन ओल्ड फिशेस ग्रोथ रेट इज़ ऑल्सो स्लो, इसीलिए ग्रोथ रेट भी उनका कम हो जाता है। दस इन मैनी फिशेस ग्रोथ रेट इज़ वेरी फास्ट इन द अर्ली लाइफ पीरियड एज़ कम्पेयर टू ओल्ड फिश। तो जो छोटी मछलियाँ होती है, यंग फिशेस होती है, इनमें ग्रोथ रेट फास्ट होता है और ग्रोथ भी इनकी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड फिशेस। एज एजेस इंक्रीजेस ग्रोथ रेट डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ग्रोथ रेट डिक्रीज़ होने लगता है। मीन्स जब यंग होते हैं तब जल्दी जल्दी उनकी ग्रोथ होती है और जब ही ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ धीरे धीरे होने लगती है। Growth rate reduces during maturity and reproduction because during this period food material is used for the development of gonad. और कब होती है रिड्यूस ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट रिड्यूस ड्यूरिंग मैच्योरिटी एंड रिप्रोडक्शन। जब मैच्योर हो जाती है फिशेस और जब वो रिप्रोडक्शन करती है उस टाइम पे क्या होती है, उनकी ग्रोथ रेट और स्लो हो जाती है, ताकि जो फूड मटेरियल वो कंज्यूम कर रहे हैं वो किसके काम आता है, डेवलपमेंट ऑफ गोनैड। जो गोनैड्स होते हैं उनको उनका डेवलपमेंट करने के लिए वो फूड काम आता है, इसीलिए उनकी जो ग्रोथ रेट है वहाँ पे स्लो हो जाती है उस पीरियड में। आफ्टर ब्रीडिंग अगेन ग्रोथ रेट इंक्रीजेस। और जैसे ही ब्रीडिंग पर्पस हो जाता है उनका और फिर से उनकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है, फिर से उनकी ग्रोथ होने लगती है। फिगर 2.1 shows that after some time growth rate reduce and graph decline and falls down। तो अगर हम लोग देखेंगे 2.1 जो हमने अभी देखा फिगर, उसमें क्या दिखाया गया है,
कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ग्रोथ रेट रिड्यूस हो जाती है और ग्राफ डिक्लाइन होने लगता है एंड फॉल्स डाउन, और ग्राफ नीचे गिरने लगता है। क्यों होता है ये? क्योंकि जैसे जब फिश ओल्डर हो जाती है तब उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। द पॉइंट एट विच ग्रोथ फॉल्स इज़ कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जहाँ पे जो ग्रोथ फॉल होने लगती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इंक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ रीचेस इट्स मैक्सिमम टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मीन्स ग्रोथ उस पॉइंट तक अच्छे से होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो और जिस पॉइंट पे आके वो ग्रोथ कम होने लगती है उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होता है, मीन्स एकदम ऊपर जाता है जो कर्व है, और फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, उसके बाद वो ग्राफ नीचे आने लगता है। तो जो सबसे मैक्सिमम बड़ा पॉइंट है वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ रेट। Growth rate in fishes depend upon a number of environmental factors such as temperature, amount of dissolved oxygen, ammonia, salinity, photoperiod, competition, quality of food eaten, age and maturity stage of fish। तो ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिस पे ग्रोथ रेट डिपेंड होता है, जैसे कि टेम्परेचर कैसा है उस वाटर बॉडी का, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना है, अमोनिया प्रेजेंट है क्या, सैलिनिटी है क्या, फोटो पीरियड मीन्स सनलाइट अच्छे से आ रहा है क्या, और बहुत ज़्यादा आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, कंपटीशन, फूड के लिए फिशेस के बीच में जो कंपटीशन होती है उसके वजह से क्या होता है, जो फिश compete करती है उसको अच्छे से फूड मिलता है, बट जो फिश कंपटीशन में नहीं उतर पाती है उनको कम फूड मिलता है, उसके वजह से उनका ग्रोथ रेट कम हो जाता है। क्वालिटी ऑफ फूड ईटन, क्या क्वालिटी का फूड वो खा रहे हैं। एज एंड मैच्योरिटी स्टेज ऑफ फिश, एज कैसी है फिश की, और मैच्योरिटी स्टेज पे फिश की जो ग्रोथ होती है वो कम होती है, अभी हमने पढ़ा है। तो ये सब जो फैक्टर है वो ग्रोथ रेट को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ रेट। तो टेम्परेचर एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्रोथ रेट इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्टिमम कंजम्पशन ऑफ फूड फॉर मैक्सिमम ग्रोथ रेट इज़ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। और फूड अवेलेबिलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, किस तरीके से सनलाइट आ रहा है और किस तरीके से कंज्यूम कर रही है फिशेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड कंज्यूम करना वो किस पे डिपेंड है? डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। DO भी जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल भी किस पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। DO इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ। तो DO भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ होने के लिए। DO लेवल इज़ मोर इन लो टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड लेस इन हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो DO जो लेवल होती है वो ज़्यादा होती है कब? जब टेम्परेचर कम होता है। और हाई कब होता है? जब टेम्परेचर हाई होता है तो DO लेवल क्या होती है? लेस होता है। अमोनिया इज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूसेस ग्रोथ रेट। अगर अमोनिया भी पानी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो वो भी ग्रोथ रेट को रिड्यूस करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑल्सो स्लो डाउन ग्रोथ रेट। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उस वाटर में, फिशेस की पॉपुलेशन, तो वो उससे भी क्या होता है? ग्रोथ रेट स्लो होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से अच्छे से फूड हर एक फ़िश है उनको नहीं मिल पाता है, और उसके वजह से जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। इन हाई पॉपुलेशन density there is a competition for food. competition may be interspecific और intraspecific। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जब होती है तो वहाँ पे कंपटीशन होता है फूड के लिए, और वो जो कंपटीशन होता है वो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है या इंट्रा स्पेसिफिक। मीन्स खुद के जो स्पीशीज़ है उनके बीच में या दूसरे स्पीशीज़ है उनके बीच में भी हो सकता है। फूड अवेलेबिलिटी इज़ ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ रेट।
तो फूड की अवेलेबिलिटी, अगर अच्छे से फूड है तो ग्रोथ अच्छे से होगी, अगर अवेलेबिलिटी ठीक नहीं है तो वो भी ग्रोथ रेट को अफेक्ट करती है। ड्यूरिंग वार्मर मंथ मोर फूड इज़ अवेलेबल एज़ कम्पेयर टू विंटर। तो सीज़न के हिसाब से भी, जैसे कि वार्मर मंथ जो होते हैं उसमें ज़्यादा फूड अवेलेबल होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर। फोटो पीरियड ऑल्सो इफ़ेक्ट सीजनल ग्रोथ। फोटो पीरियड से भी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होता है, सीजनल ग्रोथ पे। जैसे कि धूप काले में जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा होता है, उससे टेम्परेचर भी बढ़ता है। और विंटर्स में क्या होता है, कम धूप होती है तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो होता है पानी का वो भी कम होता है, जो कि हमारे जो फिशेस हैं उनके ग्रोथ रेट पे अफेक्ट करता है। ग्रोथ ऑफ फिश ग्रोथ ऑफ फिश इन अर्ली स्टेज इज़ वेरी फास्ट। तो जब फ़िश यंग होती है तब उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ऑन द ऑनसेट ऑफ मैच्योरिटी इट रिड्यूसेस। और जब फ़िश मैच्योर होने लगती है तब उनकी ग्रोथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। मैच्योर फिश इज़ टिपिकली हैवियर पर यूनिट ऑफ लेंथ दैन द इमेच्योर फिश। जो मैच्योर फिशेज होती है उनका वेट अगर हम देखेंगे तो वो इमेच्योर फिश से हमेशा ज़्यादा होता है। दिस मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ गोनैड्स एंड दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्लम्पनेस और रोबस्टनेस ऑफ फिश। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो मैच्योर फिश होती हैं उनके जो गोनैड्स होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं, उसके वजह से उनका साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा होता है और उनका वेट भी बढ़ता है। और इसके वजह से जो हमारी फ़िश है उनमें प्लम्पनेस और रॉबस्टनेस दिखाई देता है। मीन्स जो फ़िश है वो प्लम्पी दिखाई देती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशन फैक्टर, और इससे ही क्या कहते हैं, कंडीशन फैक्टर कहा जाता है। कंडीशन फैक्टर इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला सच एज। कंडीशन फैक्टर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है K इज़ इक्वल टू W इंटू 100 अपॉन L3। W इज़ इक्वल टू वेट ऑफ फिश इन ग्राम एंड L इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ फिश इन सेंटीमीटर। High value of condition factor shows plenty of food is available to support somatic and gonadal development of fish। तो हाई वैल्यू अगर कंडीशन फैक्टर हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तब उसकी हाई वैल्यू अगर आती है तो ये क्या शो करता है हमें कि फूड अवेलेबिलिटी वहाँ पे उस पानी में बहुत अच्छी तरीके से है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सोमैटिक सेल एंड गोनाडल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रही है फिशेस में। यहाँ पे देखिए हमें एक टेबल दिया गया है, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट फिशेस। तो फर्स्ट जो फिश है उसका नाम है, देखो, कतला। इनका ग्रोथ रेट पर ईयर 38 to 45 सेंटीमीटर फॉर फर्स्ट ईयर एंड 4 to 5 kg फॉर सेकेंड ईयर, 6 to 7 kg फॉर थर्ड ईयर एंड 10 kg बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। मीन्स फोर्थ ईयर होते तक के इसका जो वेट है वो 10 kg तक हो जाता है। उसके बाद लेबियो रोहिता 33 to 45 सेंटीमीटर्स मीन्स 900 grams first year, 2 to 3 kg in second year, 5.4 kg in the third year. Labio calpasu 30 to 35 centimeter and 450 grams in first year. Sirinam rigala, it grows up to 1.8 kg, 2.6 kg and 4 kg by the end of first, second and third year respectively. It grows up to 58 centimeter, 72 centimeter and 78 centimeter by the end of first, second and third year respectively. तो ये सब ग्रोथ रेट जो दिए गए हैं यहाँ पे टेबल में, और बस यहाँ पे हमारा टॉपिक ही ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।